नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम आज एक नई चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन या फिर संबंध एवं फलन। ठीक है भाई, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट होता हुआ और उस फर्स्ट चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट्स थे उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज अगेन एक और नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है भाई, और ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का क्या है, फर्स्ट लेक्चर है। यानी मतलब भाई ये लेक्चर इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। आज इस लेक्चर से ही इस चैप्टर की क्या होगी, शुरुआत होगी। ठीक भाई, तो देखिए रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, मतलब संबंध और फलन क्या होते हैं। ठीक भाई, अब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि संबंध और फलन क्या होते हैं। ठीक भाई, तो देखो संबंध एवं फलन को जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दो डेफिनेशंस का। ठीक भाई, संबंध और फलन को जानने से पहले आपको दो डेफिनेशंस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपको संबंध और फलन का क्या नाम से मीनिंग समझ आ सके। ठीक है, जिनमें से फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी कथन और सेकंड है खुला वाक्य। ठीक भाई, एक तो है आपका सेंटेंस, ठीक है, एक तो है आपका सेंटेंस और सेकंड है आपका खुला वाक्य या फिर ओपन सेंटेंस। ठीक है, ओपन सेंटेंस या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। ठीक भाई, इसको क्या बोल सकते हो, स्टेटमेंट बोल सकते हो। ठीक है, एक तो आपका कथन और दूसरा है खुला वाक्य। ठीक भाई, अब देखिए दोनों के दोनों होते क्या हैं, इनके बारे में जानिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कथन के बारे में। ठीक है, कथन देखो होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जयपुर राजस्थान की राजधानी। ठीक है, मैंने कहा जयपुर राजस्थान की राजधानी, मतलब मैंने एक कथन दिया। ठीक है, मैंने एक वाक्य बोला जो क्या था कि राजस्थान और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, दूसरा वाक्य मैंने ये बोला कि राजस्थान जयपुर की राजधानी है। ठीक है, मतलब एक और अलग स्टेटमेंट दिया है। पहले स्टेटमेंट में तो मैंने क्या कहा है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है भाई, जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो मैंने ये कहा, और सेकंड मैंने क्या कहा कि राजस्थान जयपुर की क्या है, राजस्थान जयपुर की राजधानी है। ठीक भाई, राजस्थान जयपुर की राजधानी है। तो मैंने दो स्टेटमेंट दिया आपको। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए। ठीक है, अब देखो ये दो स्टेटमेंट, या फिर आप ये मान लो मैंने दो वाक्य दिए, स्टेटमेंट भी नहीं, मैंने दो वाक्य दिए, जिनमें मैंने एक में कहा कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जबकि दूसरे मैंने कहा राजस्थान जयपुर की राजधानी। ठीक है, अब आप इस स्टेटमेंट के बारे में कह सकते हो कि क्या ये सही है गलत है, कह सकते हो ना भाई, आपको पता है जयपुर ही क्या होती है, राजस्थान की राजधानी। तो आप क्या कह सकते हो, ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस या फिर ये वाक्य क्या है, ये वाक्य सत्य है। ठीक है, जबकि ये वाला वाक्य क्या है, ये वाला वाक्य असत्य है। मतलब आप इनका अर्थ भी तो निकाल पा रहे हो ना भाई, आपको जो मैंने सेंटेंस दिया उसका आप अर्थ निकाल पा रहे हो कि क्या ये सत्य है या गलत, इसके बारे में आप निष्कर्ष निकाल पा रहे हो। तो सेंटेंस जो आपका कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, वो क्या होता है, वो एक तरीके से सेंटेंस ही होता है। ठीक भाई, आपका स्टेटमेंट या कथन क्या होता है, एक तरीके से सेंटेंस होता है, जो कैसा सेंटेंस होता है कि जिसके बारे में हम यह पता लगा सकते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है भाई, कि वो सही है या गलत है। तो आप क्या कह सकते हो, स्टेटमेंट या कथन की डेफिनेशन क्या होगी कि वह अर्थपूर्ण वाक्य जिसके सत्य अथवा असत्य के बारे में हम जानकारी निकाल सके, या जिसके सत्य अथवा असत्य होने के बारे में हमें पहले से ज्ञात हो, तो हम क्या कह सकते हैं उस वाक्य को हम कथन कहते हैं। ठीक भाई, क्या कहते हैं, कथन। मतलब वह अर्थपूर्ण वाक्य जिसके सत्य अथवा असत्य होने की जानकारी स्पष्ट हो, तो क्या कह सकते हैं उस वाक्य को कथन कहते हैं। ठीक है, ये तो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। खुला वाक्य भी देखेंगे हम, खुला वाक्य होता क्या है, लेकिन उससे पहले कथन की डेफिनेशन देखो। ठीक है, तो देखो वह अर्थपूर्ण वाक्य
वह अर्थपूर्ण वाक्य जिसके सत्य अथवा असत्य होने के बारे में स्पष्ट हो, सत्य अथवा असत्य होने के बारे में स्पष्ट हो, क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। ठीक भाई, क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है भाई, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। फिर सेकंड आता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब वह अर्थपूर्ण वाक्य है जिसके सत्य अथवा असत्य होने की स्थिति निश्चित हो या स्पष्ट हो, क्या कह सकते हैं? उस वाक्य को कथन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका खुला वाक्य, मतलब ओपन सेंटेंस। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है आपका ओपन सेंटेंस या फिर खुला वाक्य। तो देखिए खुला वाक्य होता क्या है? तो देखो, वह कथन या वह वाक्य जिसके सत्य अथवा असत्य होने के बारे में आपको जानकारी तो स्पष्ट हो, लेकिन कब? जब आपको उससे संबंधित कुछ जानकारी दी गई। ठीक भाई, कहने का मतलब है कि कोई भी वाक्य है आपके पास, ठीक है, कोई भी वाक्य है, वो खुला वाक्य कब कहलाएगा? ठीक है, वो खुला वाक्य कब कहलाएगा? जब उसके सत्य अथवा असत्य होने के बारे में जानकारी ना हो। ठीक है भाई, जब तक उसके सत्य अथवा असत्य होने के बारे में हमें जानकारी पता होगी तब जाके ही वो जब तक उसके सत्य अथवा असत्य होने के बारे में आपको जानकारी होगी तब जाकर ही वो वाक्य क्या कहलाएगा? खुला वाक्य कहलाएगा। ठीक भाई, क्या कहलाएगा? वो खुला वाक्य कहलाएगा। ठीक भाई, कहने मतलब है कोई भी वाक्य खुला वाक्य कब कहलाता है? जब उसके सत्य अथवा असत्य होने की जानकारी, उसके संबंध में जानकारी, अतिरिक्त जानकारी दी जाए। ठीक भाई, कोई भी वाक्य खुला वाक्य तब कहलाएगा जब उसके सत्य अथवा असत्य होने के बारे में आपको अतिरिक्त जानकारी दी गई है। अगर आपको जानकारी नहीं दी गई तो वो वाक्य खुला वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्या नहीं कहलाएगा? वो वाक्य खुला वाक्य नहीं कहलाएगा। जबकि कथन में अलग अंतर है। कथन के अंदर आपको पहले से ही पता होता है कि सही है गलत है। कथन के अंदर आपको पहले से पता होता है कि सही है या गलत है। ठीक भाई, आप कथन के का मीनिंग आप आगे चले गए, खुला वाक्य पहले आता है। ठीक है, खुला वाक्य पहले आता है। तो खुला वाक्य, कोई भी वाक्य खुला वाक्य कब कहलाता है? जब उसका सत्य अथवा असत्य होने के बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, अगर आपको जानकारी दी गई है तब, अगर आपको जानकारी दी गई है तो वो वाक्य क्या कहलाता है? वो वाक्य खुला वाक्य कहलाता है। ठीक भाई, वो वाक्य क्या कहलाता है? खुला वाक्य कहलाता है। ठीक है, और आपको इसमें तो सीधे सीधे मालूम है, इसमें तो सत्य और असत्य होने का तो आपको स्पष्ट पूरी ज्ञान हो जाता है। ठीक है भाई, लेकिन उसमें सत्य अथवा असत्य सिद्ध करने के लिए अतिरिक्त जानकारी दी जाती है। कथन के अंदर तो आप खुद बता सकते हो ये सही है गलत है, लेकिन खुला वाक्य के अंदर आपको सत्य अथवा असत्य को बताने के लिए आपको अतिरिक्त इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हो सत्य अथवा असत्य है। ठीक है, तो ये आपका खुला वाक्य की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, वह वाक्य खुला वाक्य कहलाता है जिसके सत्य अथवा असत्य होने के बारे में आपको या जिसके सत्य अथवा असत्य के बारे में आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको अतिरिक्त जानकारी ना दी गई हो। ठीक है, तो देखिए वह वाक्य खुला वाक्य कहलाता है। वह वाक्य खुला वाक्य कहलाता है कि जिसके बारे में, वह वाक्य खुला वाक्य कहलाता है कि जिसके सत्य अथवा असत्य होने के बारे में
जिसके सत्य अथवा असत्य होने के बारे में, सत्य अथवा असत्य होने के बारे में तब तक ना कहा जाए, सत्य अथवा असत्य होने के बारे में तब तक ना कहा जाए, तब तक नहीं कहा जाए जब तक अतिरिक्त जानकारी ना हो, तब तक नहीं कहा जाए जब तक अतिरिक्त जानकारी ना हो। ठीक है, जब तक अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई हो। ठीक है, जब तक अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई हो। ठीक है, जब तक अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है। दोबारा सुन लो, कथन में खुला वाक्य डिफेंस होता है। कथन में आपको खुद को पता रहता है ये सत्य है गलत या असत्य है, लेकिन खुला वाक्य में आप ये जब तक नहीं बता सकते उस कथन के, जब तक उस वाक्य के बारे में नहीं बता सकते ये सही है गलत, कब तक, जब तक उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई। अगर अतिरिक्त जानकारी दी गई तो आप बता सकते हो सत्य है या असत्य है, तो अगर जानकारी नहीं दी गई है तो आप कुछ नहीं बता सकते ये सही होगा या गलत होगा। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक क्रमित युग्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्रमित युग्म। तो देखो क्रमित युग्म क्या होता है, ऑर्डर पेयर, देखो भाई क्रमित युग्म क्या होता है, आपको कोई युग्म दिया गया, ठीक है भाई, आपको कोई भी युग्म दिया गया, युग्म का मीनिंग आप खुद जानते हो, युग्म का मीनिंग होता है पेयर या फिर जोड़ा। ठीक है, मतलब दो, यानी मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, लगभग उसमें कम से कम कितने एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट होंगे, और एटलीस्ट मतलब कम से कम दो भी होंगे, सबसे ज़्यादा उसमें दो ही होंगे, मतलब कम से कम भी दो होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दो ही होंगे। कहने का मतलब है कि आपको अवयवों की संख्या कितनी दी गई होंगी, फिक्स दो दी गई है। ठीक है भाई, तो देखो ऐसे युग्म जिनके घटकों का क्रम नहीं बदला जा सकता, मतलब ऐसे युग्म जिनके घटकों का क्रम नहीं बदला जा सकता वो क्या कहलाते हैं, क्रमित युग्म कहलाते हैं। मतलब वे युग्म जिनमें घटकों के क्रम निश्चित होता है, जिनमें घटकों का क्रम निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं, क्रमित युग्म कहलाते हैं। ठीक भाई, क्या कहलाते हैं, क्रमित युग्म कहलाते हैं। ठीक भाई, तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि वह युग्म जिसके घटकों का क्रम अपरिवर्तित रहे, जिसके घटकों का क्रम अपरिवर्तित रहे, क्या कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक भाई, क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक भाई, क्या कहलाता है, क्रमित युग्म कहलाता है। ठीक है, क्रमित युग्म कहलाता है। इसे 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 खुले कोष्टक के अंदर, इसे खुले कोष्टक के द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे खुले कोष्टक के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसमें दो अवयव कोमा के चिन्ह के द्वारा, जिसमें दो अवयव कोमा के चिन्ह के द्वारा पृथक रूप से लिखे होते हैं, जिसमें दो अवयव कोमा के चिन्ह के द्वारा पृथक रूप में लिखे होते हैं। ठीक भाई, पृथक रूप में लिखे होते हैं। ठीक है, पृथक रूप में लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे आपने मान लिया क्रमित युग्म, ठीक है, जिसमें कितने अवयव होंगे आपको खुद को पता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो, और दोनों के मध्य किसका चिन्ह होगा, कॉमा का चिन्ह होगा, और इनको किसके अंदर लिखा जाएगा, इनको लिखा जाएगा खुले कोष्टक के अंदर। ठीक है, तो क्रमित युग्म इसको क्या बोलेंगे, ए बी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म ए बी। इसी प्रकार क्रमित युग्म एक्स वाई। ठीक है, इसी प्रकार क्रमित युग्म 2c। ठीक है, इसी प्रकार क्रमित युग्म x प्लस जेड 2 प्लस वाई। ठीक है, ये भी क्या है, क्रमित युग्म जिसमें एक अवयव x प्लस जेड है, दूसरा क्या है 2 प्लस वाई, और दोनों किसके द्वारा पृथक है, दोनों कॉमा के चिन्ह के द्वारा पृथक है, और किसके अंदर लिखे गए हैं, दोनों के दोनों खुले कोष्टक के अंदर
लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका क्रमिक युग्म की डेफिनेशन हो गई या फिर ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और इसके इसमें एक खास बात क्या होती है कि इसके घटकों का क्रम क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसमें घटकों के क्रम को आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब ए का अगर पहला स्थान है तो ए का पहला ही रहेगा ना कि दूसरा, और बी का दूसरा स्थान तो बी का दूसरा स्थान ही रहेगा ना कि पहला। ठीक है, तो वह युग्म जिसके घटकों का क्रम अपरिवर्तित रहे क्या कहलाता है, क्रमिक युग्म कहलाता है। ठीक है, ये आपकी क्रमिक युग्म की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब उसके बाद आता है आपका दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, और फिर उसके बाद डेफिनेशन आती है संबंध की। ठीक है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। अब यहां से आपको अच्छी से समझना है कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, या फिर इंग्लिश में क्या बोलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ठीक है, या टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है भाई, तो देखिए आपने दो सेट ले लिए। ठीक है भाई, आपने दो सेट ले लिए ए और बी। ठीक है, ए और बी दो समुच्चय ले लिए आपने ए और बी। इनके बारे में आपको कुछ नहीं पता कि ये दोनों के दोनों एम्प्टी हैं या नॉन एम्प्टी, कैसे सेट है, इनके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ठीक है, तो इनका कार्तीय गुणनफल को हमेशा किससे व्यक्त करोगे, ए क्रॉस बी से। ठीक है, इनका कार्तीय गुणनफल आप किससे व्यक्त करोगे, ए क्रॉस बी से, और इनके कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से व्यक्त करोगे, और ये भी क्या होगा, कार्तीय गुणनफल भी अगेन एक समुच्चय होगा। ठीक है, अगेन क्या होगा, एक समुच्चय होगा जिसमें अवयव किस प्रकार के होंगे, जिसमें अवयव कार्तीय युग्म के रूप में होंगे। ठीक है भाई, इन दोनों का कार्तीय गुणनफल करने के पश्चात जो नया समुच्चय आएगा ए क्रॉस बी, उसमें अवयव किस प्रकार के होंगे, कार्तीय युग्म के टाइप के होंगे, जिसमें कार्तीय युग्म का पहला अवयव, कार्तीय युग्म का पहला अवयव तो प्रथम समुच्चय से बिलोंग करेगा, और कार्तीय युग्म का द्वितीय अवयव द्वितीय समुच्चय से बिलोंग करेगा। ठीक है भाई, कार्तीय युग्म का पहला अवयव समुच्चय ए से, और कार्तीय युग्म का द्वितीय अवयव समुच्चय बी से, मतलब कार्तीय युग्म का प्रथम अवयव प्रथम समुच्चय से, और कार्तीय युग्म का द्वितीय अवयव द्वितीय समुच्चय से बिलोंग करेगा। किससे व्यक्त करोगे, ए क्रॉस बी से। डिफाइन कैसे करोगे कि उन सभी संभावित क्रमिक युग्मों का संभावित क्रमिक युग्मों ए बी का समुच्चय जिनका प्रथम अवयव सेट ए से और द्वितीय अवयव किससे बिलोंग कर रहा हो, सेट बी से बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। दोबारा से देख लीजिए, दो सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन गुणनफल कैसे निकालते हैं। आपको दो सेट दिए गए थे भाई, आपने दो सेट ले लिए ए और बी, और इनके बारे में कुछ नहीं पता कि दोनों सेट एम्प्टी हैं या फिर नॉन एम्प्टी, मतलब इनमें अवयव है भी या नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के कार्तीय गुणनफल किससे व्यक्त करते हैं, ए क्रॉस बी से, और ए क्रॉस बी क्या होता है, एक नया समुच्चय होता है, और इस नए समुच्चय में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप के होते हैं, मतलब कार्तीय युग्म टाइप के, जिसमें कार्तीय युग्म का प्रथम अवयव प्रथम समुच्चय ए से, और कार्तीय युग्म का द्वितीय अवयव किससे बिलोंग करता है, द्वितीय समुच्चय बी से बिलोंग करता है। और उसको डिफाइन किस प्रकार करते हैं, इसको डिफाइन इस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन, माना ए और बी, माना ए और बी कोई दो समुच्चय है। ठीक है, माना ए और बी कोई दो समुच्चय है। ठीक है भाई, तब समुच्चय ए तथा समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणनफल को, तब समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणनफल को, बी के कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं, ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं,
तथा यह उन सभी संभावित क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, तथा यह उन सभी संभावित क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है, उन सभी संभावित क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनका प्रथम अवयव समुच्चय ए से, जिनका प्रथम अवयव समुच्चय ए से तथा द्वितीय अवयव समुच्चय बी से हो। ठीक है, तथा द्वितीय अवयव समुच्चय बी से हो। दैट इज, या अर्थात ए क्रॉस बी बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी। ठीक है, अर्थात ए क्रॉस बी बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी दैट स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी। ठीक है, तो ये इनका कार्य गुणनफल हो गया। अब देखो नोट, कुछ नोट देखो। नोट फर्स्ट देखो, आपके पास मान के चलो सेट ए है, ठीक है, और सेट बी दिया गया आपको। ठीक है भाई, सेट ए और सेट बी दिया गया है, जहां पर सेट ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है, एलिमेंट्स की संख्या है स्मॉल है। ठीक है, और सेट बी में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है। ठीक है, सेट ए में एलिमेंट्स की संख्या स्मॉल एम है, सेट बी में एलिमेंट्स की संख्या स्मॉल एन है। ठीक है, तो इनके कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव होते हैं, इनके कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी में m इंटू एन अवयव होंगे। ठीक है, कितने अवयव होंगे इनके कार्तीय गुणनफल में समुच्चय ए में अवयवों की संख्या तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या का गुणनफल होगी। ठीक है, मतलब कितने अवयव होंगे क्रॉस बी में, m इंटू एन, जहाँ पे m क्या है कार्डिनलिटी ऑफ ए, n क्या है कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, एक बात और, आपने समुच्चय ए क्रॉस बी डिफाइन किया, इसी प्रकार आप समुच्चय बी क्रॉस ए भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बी क्रॉस ए भी डिफाइन कर सकते हो, और इस बी क्रॉस ए के अंदर इस बी क्रॉस ए को आप किस प्रकार डिफाइन करोगे, इसमें भी अवयव के रूप में कौन हो, क्रमित युग्मों में, लेकिन अब की बार क्रमित युग्मों में अवयव क्रम चेंज है। ठीक है भाई, अब की बार क्रमित युग्म का जो प्रथम अवयव है वो किससे बिलोंग करेगा, प्रथम समुच्चय बी से। ठीक है, प्रथम अवयव प्रथम समुच्चय बी से बिलोंग करेगा और द्वितीय अवयव द्वितीय समुच्चय बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जैसे आपने ए क्रॉस बी डिफाइन किया, इसी प्रकार आप बी क्रॉस ए भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और आपका नोट फर्स्ट हो गया कि सेट ए के अंदर अगर स्मॉल एम एलिमेंट है, सेट बी के अंदर स्मॉल एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, एम इंटू एन एलिमेंट होंगे। ठीक है भाई, ए क्रॉस बी में भी एम इंटू एन एलिमेंट होंगे, तो ध्यान रखना बी क्रॉस ए में भी उतने ही एलिमेंट होंगे। ठीक भाई, बी क्रॉस ए में भी कितने एलिमेंट होंगे, बी क्रॉस ए में एन इंटू एम एलिमेंट होंगे। ठीक भाई, आपको पता है ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, दोबारा समझ लीजिए, दोनों के बराबर एलिमेंट कैसे हैं। आपको पता है कि सेट ए के अंदर एम एलिमेंट है, ठीक है, सेट बी के अंदर एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, आपको पता है ए क्रॉस बी में एलिमेंट होते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी बराबर एम इंटू एन। ठीक है, इसी प्रकार आप बी क्रॉस ए निकालो, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए कितना होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर एन इंटू एन। ठीक है, आपको पता है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, चाहो तो आप m इंटू एन कर लो, चाहे n इंटू m कर लो, मतलब दोनों के अंदर अवयवों की संख्या क्या होगी, समान होगी। मतलब आप क्या कह सकते हो कि कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ b क्रॉस a। ठीक है, जब भी आपको समुच्चय ए के अंदर स्मॉल m एलिमेंट हो और समुच्चय b के अंदर स्मॉल n एलिमेंट हो, तो ध्यान रखनी है आपको समुच्चय a क्रॉस b और b क्रॉस c में कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n एलिमेंट ही होंगे। ठीक है, तो ये आपका नोट फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नोट फर्स्ट हो गया। ठीक है, लेकिन नोट फर्स्ट से पहले ये लिखिए एक लाइन आप जो कि रह गई थी, इसी प्रकार कार्तीय गुणनफल a क्रॉस b, सॉरी इसी प्रकार कार्तीय गुणनफल b क्रॉस a निम्न होगा, इसी प्रकार कार्तीय गुणनफल b क्रॉस a निम्न होगा। ठीक है भाई,
इसी प्रकार कार्तीय गुणनफल बी क्रॉस ए निम्न होगा। अर्थात बी क्रॉस ए बराबर स्मॉल बी कॉमा ऑर्डर पे स्मॉल बी कॉमा ए सच दैट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, अर्थात बी क्रॉस ए बराबर ऑर्डर पे बी ए सच दैट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो ये आपकी कार्तीय गुणनफल की डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद देखिए नॉट फर्स्ट। ठीक है, नॉट फर्स्ट लिखिए। माना समुच्चय ए तथा बी में, समुच्चय ए तथा बी में क्रमशः स्मॉल एम तथा स्मॉल एन अवयव। माना समुच्चय ए तथा बी में क्रमशः स्मॉल एम तथा स्मॉल एन अवयव हैं, तब ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या m इंटू एन होगी। ठीक है, अवयवों की संख्या m इंटू एन होगी। अर्थात कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कार्डिनलिटी ऑफ बी क्रॉस ए बराबर m इंटू एन बराबर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो कितने अवयव होंगे दोनों के अंदर? m इंटू एन अवयव होंगे। आज का जो लेक्चर है वो आपका ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको संबंध की डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है भाई, संबंध की डेफिनेशन बताएंगे और साथ के साथ आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे और उनके टाइप्स के बारे में बताएंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।